हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। मिशन IAS PCS में आपका स्वागत है। बेसिकली जो इंडियन सोसाइटी की लेक्चर सीरीज है उसको मैं वीकली बेसिस पे लॉन्च करने वाला हूँ। दैट्स वाई मैं आपको पहला लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ऐसा इसीलिए बिकॉज इंडियन सोसाइटी को कहीं ना कहीं इग्नोर कर दिया जाता है, बट दीज टॉपिक्स आर मार्क्स फेचिंग एंड एक बार अच्छे से क्लियर हो जाए कंसेप्ट तो इसको भूलने की कोई फियर ही नहीं होती। यू विल रिमाइंड ऑलवेज ऑफ दीज टॉपिक्स। दैट्स वाई मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि आई विल एक्चुअली प्रोवाइड यू द फ्री लेक्चर सीरीज इन ए वीकली बेसिस, चाहे वो 1 घंटे की हो सकती है या फिर 2 घंटे की हो सकती है, बट इट विल बी ऑन वीकली बेसिस। ठीक है, तो ये जो आपका PDF मटेरियल है ये ओनली IAS की टीम का है एंड एक्चुअली मैं इसी को एज सोर्स मानकर आपको पढ़ाऊँगा एंड आप इस PDF को फॉलो कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। ठीक है, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड टॉपिक वाइज दिया गया है तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सो विदाउट डिलेइंग लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। क्या क्या हमें पढ़ने हैं इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहली बात तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को चुनने हैं। इसमें जो आपको इंडेक्स में दिख रहा है, सबसे पहले ध्यान देना है कि जो रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, इट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ UPSC मेंस क्वेश्चंस आते ही हैं ईयरली बेसिस पे। ठीक है, एंड जो सैलिएंट फीचर्स इंडियन सोसाइटी का, डाइवर्सिटी जो हम सुनते रहते हैं, इंडिया इज़ फुल ऑफ डाइवर्सिटी बट इट्स ऑल इंटीग्रेटेड इन ए यूनाइटेड वे, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यू है, एंड अर्बनाइजेशन एंड प्रॉब्लम्स एंड उसके रेमेडीज, तो ये सब 1 डे टॉपिक है, एक बार पढ़ लिया ख़त्म कर लिया बस। ठीक है, एंड यहाँ से भी ज़्यादातर पूछा जाता है क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, और यहाँ पर आप पास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, कॉम्युनलिज्म बट पूछा जा सकता है, सेकुलरिज्म पर तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी बेसिक फिलोसफी हमने सैलिएंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कवर किया है। ठीक है, और सेकुलरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो वेस्टर्न सेकुलरिज्म वर्सेस जो आपका इंडियन सेकुलरिज्म है, इसमें क्या डिफरेंसेस है, उन डिफरेंसेस को भी कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा। एंड एक नया रिसेंट टॉपिक जो आप ऐड कर सकते हो कि कोविड-19 का इम्पैक्ट इंडियन सोसाइटी पर क्या हुआ। तो देखो, जो कोविड-19 है ना, वो एक बहुत ही ब्रॉडर इश्यू है एंड काफ़ी लंबे समय तक ये इश्यू रहेगी, एंड आपको बस ध्यान देना है कि इसका क्या क्या इम्पैक्ट आपको इकोनॉमी पर हुए हैं। ठीक है, सोसाइटी पर हुआ है ना, ग्लोबल लेवल पर हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन पर क्या हुआ है, टूरिज़्म पर क्या हुआ है, बिकॉज कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको ब्रॉडर सेक्टर में देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से ये टॉपिक आप कवर कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो ये बातें हो गई। एंड एजुकेशन, तो एजुकेशन ये था लास्ट टॉपिक। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा बिकॉज माई शेड्यूल इज़ लिटिल बिट बिजी एंड देयरफॉर मैं आपको वीकली बेसिस पे ये जो PDF का लेक्चर सीरीज है वो प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। मैंने पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में आपको सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया था, है ना। उसी प्रकार से इंडियन सोसाइटी की भी अपनी सैलिएंट फीचर्स है एंड यहाँ पर आपको 2-3 बातें ध्यान रखना है। जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे ना, तो आपको एग्जाम्पल लेके चलने हैं अपने फैमिली का, अपने नेबरहुड का, एंड जो आपकी सोसाइटी है उसका सारे का एग्जाम्पल आपको दिमाग में रखना है, सो दैट आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए, क्योंकि ये कोई कंसेप्चुअल टॉपिक सब है नहीं, ये सब आपका सोसाइटियल टॉपिक्स हैं। तो सोसाइटी से जितनी ज़्यादा आप इंटीग्रेट कर सकोगे इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड डीपली। आप एग्जाम्पल तरह तरह के निकाल सकते हो अपने सोसाइटी से, चाहे वो आपका वोमेन एम्पावरमेंट का हो, ठीक है, चाहे आपका पैट्रियल यानी कि जो पैट्रियर्कल सोसाइटी है उसकी बात करें। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्या क्या एग्जाम्पल आपको दिमाग में लेकर रखनी है। एक तो अपनी फैमिली का एग्जाम्पल आपको देख कर रखना है, साथ ही साथ आप जिस सोसाइटी में रहते हो उस सोसाइटी को भी ध्यान में रखनी है, बिकॉज वहाँ से आपके एग्जाम्पल्स दिमाग में निकल कर आएंगे। ठीक है, एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टेक होल्डर्स को समझना है इंडियन सोसाइटी में। स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है। जब भी हम इंडियन सोसाइटी में स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब ये है कि कौन कौन से वो व्यक्ति होंगे जो इंडियन सोसाइटी में इन्वॉल्व होंगे। तो आप
इंटीग्रेट कर सकते हो। वोमेन होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। चिल्ड्रेन होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। हमारी इंडियन सोसाइटी में एल्डरली है या नहीं है? बिल्कुल सही। वर्किंग पॉपुलेशन है या नहीं? बिल्कुल सही। शेड्यूल कास्ट है कि नहीं? बिल्कुल है। शेड्यूल ट्राइब्स है या नहीं? बिल्कुल है। ओबीसी भी है। माइनॉरिटीज, बेगर्स, एलजीबीटी कम्युनिटीज, विक्टिम्स ऑफ सब्सटेंस अब्यूज, और भी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये सब मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। एंड इन सब के इश्यूज आपको पढ़ने हैं। वोमेन की क्या अपनी इश्यूज है, ठीक है। शेड्यूल ट्राइब्स या फिर जो माइनॉरिटीज है उनकी क्या इश्यूज है, ठीक है। कैसे उनके इश्यूज को हम डील कर सकते हैं, संविधान ने क्या क्या प्रोविजंस दिए हैं। एंड एल्डरली, अभी जो हमने एक आर्टिकल टेलीग्राम चैनल पर शेयर भी किया था, आपका यूएनडीपी का रिपोर्ट था, एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन से रिलेटेड वो रिपोर्ट था, जिसमें ये कंसर्न जताई जा रही है। पहली बात तो ये कि इंडिया 2023 में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने वाला है। एंड दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो एल्डरली पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है हमारे इंडियन सोसाइटी में। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बात या फिर इस कंसर्न को संज्ञान में लेना पड़ेगा, उस प्रकार की पॉलिसी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत होगी, ठीक है। जैसे हमने आशा वर्कर्स का एग्जांपल दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पर, जो आर्टिकल आपको शेयर किया था। तो उस हिसाब से जो चेंजिंग सिनेरियो देखने को मिल रहा है पॉपुलेशन का, तो क्या उसका समाधान है, कैसे हम ओल्ड एज पॉपुलेशन को एक राइट टू डिग्निटी वाला लाइफ दे सकते हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं आपका ये जो स्टेक होल्डर्स रिलेटेड टू द इंडियन सोसाइटी उसके अंतर्गत भी कवर हो जाता है। एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया आपको पता है, वी हैव वेराइटीज ऑफ रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेजेस एंड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, एंड these all represents diversity, and within that diversity there is a unity in terms of we are Indians, है ना, we respect each other's religion, which respect each other's culture। एंड जब हम बात करेंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी ना, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल दिया जा सकता है नेकलेस का। जैसे नेकलेस में हम क्या देखते हैं, वी सी इन द नेकलेस देयर इज ए बीड्स, लेट्स से दिस बीड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, एंड व्हेन दीज बीड्स आर सेपरेटेड वन अनदर, यानी कि ये सब बीड्स जो है इंटीग्रेटेड वे में नेकलेस नहीं बना रही, तो क्या लगेगा, कोई एक पैटर्न नहीं बनेगा, कोई सुंदरता नहीं निकलेगी। लेकिन यही जब एक नेकलेस का रूप इसे हम दे देते हैं, तो अल्टीमेटली आप समझो कि जिस भी व्यक्ति के गले में ये जाएगा उसकी जो सुंदरता है वो निखर जाती है, उसका जो एक प्रकार से पर्सनैलिटी है वो डेवलप हो जाता है। तो ये जो आपका डाइवर्सिटी इन यूनिटी हम देखते हैं, ये एक नेकलेस के एग्जांपल से ले सकते हैं कि ये जो आपके धागे हैं जो इंडियन बीड्स को इंटीग्रेट किए हुए हैं, इट ऑल रिप्रेजेंट्स द यूनिटी एमंगेस्ट द डाइवर्सिटी, और यही भारत या भारतीय सोसाइटी की खासियत भी है, ठीक है। एंड these beads can be your different religion, these beads can be your different culture, different traditions, different languages, ठीक है, and different ideologies of the people। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक बार मैं आपको टॉपिक पढ़ा देता हूँ तो अल्टीमेटली आप ये आंसर लिख सकोगे आराम से, तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। वंस वी फिनिश द टॉपिक, आप आंसर लिखकर आप हमें जो ईमेल आईडी मैंने आपको बताया है फ्री आंसर राइटिंग इनिशिएटिव के तहत, वहाँ पर आप हमें आंसर्स भेज सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको एक प्रकार से फ्री इनिशिएटिव प्रोवाइड कर रहा हूँ। यू कैन ज्वाइन इट एंड यू कैन सेंड योर आंसर्स टू आवर ईमेल आईडी, वी विल रिव्यू दैट। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरुआत करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करते हो तो बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि जब हम इंडियन सोसाइटी की बात करते हैं तो इट इज ए सिंथेसिस ऑफ मल्टी कल्चरल, मल्टी एथनिक एंड मल्टी आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। एग्जाम्पल कहें तो अगर हमारे देश में 1.21 करोड़ इंडियंस हैं तो 1.21 करोड़ आइडियोलॉजी भी है, ठीक है। बिकॉज ईच पर्सन्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियोलॉजी, 2 persons कैन नॉट हैव द सेम आइडियोलॉजी, और इंडिया में तो ये बिल्कुल भी नहीं। तो मल्टीपल आइडियोलॉजी हमारे देश में पर्सन्स के पास होती हैं। तो इन टर्म्स ऑफ इथनिसिटी, इन टर्म्स ऑफ आइडियोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ रिलीजन, दिज ऑल रिप्रेजेंट द फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। एंड amid the complexities and diversities of all sections of Indian society, what is the unity या फिर what is the integrating factor? द इंडियननेस, है ना, वी एज ए इंडियंस, ठीक है। तो जब भी कभी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है, वी रिप्रेजेंट एज एन इंडियंस, वी सेलिब्रेट एज एन इंडियंस, ठीक है। ये बातें हैं। साथ ही साथ आपको पता है वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ
Vasudhaiva Kutumbakam. Vasudhaiva Kutumbakam it simply means the world is one family, and you can use all these into your essay answer writing एंड योर एथिक्स पेपर, ठीक है। एंड ये जो वसुधैव कुटुंबकम है इसको आप गाइडिंग लाइट कह सकते हो इंडियन सोसाइटी का, क्योंकि हमेशा से इंडियंस ने जो फॉरेनर्स है उसको एक प्रकार से रिस्पेक्ट के रूप में देखा है, एज ए वन फैमिली के रूप में देखा है। दैट्स वाई वी हैव गिवन शेल्टर टू वेरियस कल्चर्स रिलीजन्स इन टू इंडिया, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स, जो मार्क ट्वेन है इसको आप कोट कर सकते हो, इन्होंने कहा है कि इंडिया इज द क्रेडल ऑफ ह्यूमन रेस, है ना। यहाँ पर ह्यूमन रेस का एक प्रकार से क्या कहते हैं उसको, स्टोर हाउस है ना। वेरियस ह्यूमन रेस इज प्रेजेंट इन इंडिया, वी विल डिस्कस ऑल दैट। आपको पता ही है, अगर हम एंशिएंट इंडिया की बात करें तो जो आपके ओरिजिनल ट्रेडिशनल पीपल्स रहते थे, उसके बाद आर्यंस आए, उसके बाद आपको पता है पार्थियंस, बैक्टीरियंस, ग्रीक्स, ये सब इंडिया में आए और इंडिया में रच बस गए। एंड अल्टीमेटली आज हम वो सब जो रेसेस है हम देखते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी का क्या मतलब हुआ, तो क्या कोई इंडिविजुअल अपने आप में सोसाइटी है? बिल्कुल नहीं। बिकॉज जब भी हम सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल होंगे, देयर विल बी ग्रुप ऑफ पीपल जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रह रहे होंगे, डेफिनेट रीजन में रह रहे होंगे एंड सिमिलर कल्चर शेयर कर रहे होंगे, ठीक है। एंड अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में देखें तो सोसाइटी में आपका पीपल होता है, इंस्टीट्यूशंस जो हम देखते हैं, फैमिली हो गया है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए, और उसमें हमारे शेयर्ड बिलीफ सिस्टम है, हमारे कल्चरल आइडियाज़ हैं। बिकॉज आप समझ सकते हो दीज ऑल कल्चरल सिस्टम्स, बिलीफ सिस्टम्स, आइडियाज़, ये सब आपको सोसाइटी में देखने को मिलती होगी, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो हमेशा याद रखना है सोसाइटी तभी बनेगी जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स एक साथ आएंगे, शेयर्ड बिलीफ सिस्टम होगा, ठीक है, शेयर्ड कल्चरल बिलीफ होगा एंड अल्टीमेटली वो फिर एक साथ रहेंगे। तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ सोसाइटी। एंड आप अपने सोसाइटी का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है, जहाँ पर आप रहते हो, आपकी नेबरहुड है ना, वहाँ पर आपकी फैमिलीज हैं, फैमिलीज कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आपको हेल्प करती हैं। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस का भी एग्जांपल हमें देखने को मिलता है सोसाइटी में, बिकॉज जहाँ पर सोसाइटी होंगी वहाँ पर सोशल इंस्टीट्यूशंस भी होंगे, सोशल इंस्टीट्यूशन इन द टर्म ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, ये सब आ गए। तो मीनिंग ऑफ सोसाइटी मैंने आपको बता दिया है, एक बार आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर सोसाइटी में भी इलस्ट्रेटेड एज इकोनॉमिक, सोशल, इंडस्ट्रियल और कल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर मेड अप ऑफ वेराइट कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल। यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स तो होंगे ही होंगे। एंड अगर आप नाम कोट कर सकते तो ये ठीक है। R.M. मैकलेबर 1937 में इन्होंने डिफाइन किया था सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशंस विच इज़ ऑलवेज चेंजिंग। और हमेशा याद रखना, हम आपको बार बार बताते हैं ना कि द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट इन नेचर, हमेशा ये जो विश्व है बदलते रहता है। आप इतिहास उठाकर देख लो, पहले की जो सच्चाई थी एंड आज की जो सच्चाई है, दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है। पहले सती प्रथा हुआ करती थी, आज वो नहीं है, ठीक है। पहले वुमेन को हाउस होल्ड में रखा जाता था बट आज वो नहीं है। पहले स्लेवरी होती थी, आज स्लेवरी नहीं है। पहले किंगशिप रूल होता था, आज वो नहीं है। तो सोसाइटी ऑलवेज चेंजेज, बिलीफ सिस्टम ऑलवेज चेंजेज, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं या फिर मैंने जो ऊपर आपको बताया है वो भी डेफिनेशन आपको समझने में काफ़ी आसान करेगा। टेक द एग्जाम्पल ऑफ योर नेबरहुड, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। एंड महात्मा गांधी का कोट भी आप ध्यान रख सकते हो, आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। हमारे सिविलाइजेशन का टेस्ट एंड उसमें सफलता तभी हो सकेगी जब हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी अटेन कर सकें। और ये कहीं ना कहीं एक काफ़ी डीप कोट है। जब तक हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी, बिकॉज यूनिटी इन डाइवर्सिटी इज द कोर फिलोसफी ऑफ इंडिया, एंड जब तक इसे हम अटेन नहीं कर सकते या कर नहीं पाते तो कहीं ना कहीं हमारे सिविलाइजेशन को जो हाईएस्ट हाइट मिलनी है वो नहीं मिल पाएगी। बिकॉज हमारा सिविलाइजेशन किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? वसुधैव कुटुंबकम, ठीक है। तो आवर एबिलिटी टू रीच यूनिटी इन डाइवर्सिटी विल बी द ब्यूटी एंड द टेस्ट ऑफ आवर सिविलाइजेशन। तो ये ध्यान रखना है। एंड अब चलते हैं हम
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है टेक जस्ट एग्जाम्पल फ्रॉम योर सोसाइटी, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। तो पहली बात तो आपको पता है मल्टी एथनिक सोसाइटी है हमारा। मल्टी एथनिक सोसाइटी यानी कि वेरियस एथनिक रेसेस ऑफ पीपल लिव्स हियर एंड इतिहास गवाह है अगर हम देखें तो वेरियस फॉरेन इन्फ्लुएंसेस इंडिया में आए हैं, चाहे वो ग्रीक हो, पार्थियंस हो, बैक्टीरियंस है, मैंने आपको बताया भी था, इंडो आर्यन सब हो, तो उन सब का आज हमें प्रभाव देखने को मिलता है। एंड चूँकि वो सब आए थे, उनके कल्चर हमारे कल्चर सब मिक्सअप हुए एंड अल्टीमेटली गिविंग राइज टू द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी। तो ये हो गया आपका मल्टी एथनिक सोसाइटी। फिर मल्टी लिंग्वल सोसाइटी, संविधान में ही तो 22 शेड्यूल लैंग्वेज है एंड अगर हम नॉन शेड्यूल लैंग्वेज की बात करें तो आई थिंक कि 1000 लैंग्वेज से ज़्यादा ही है। ठीक है, तो मल्टी लिंग्वलिज्म है ना, हर राज्य के हर डिस्ट्रिक्ट में भी आपका डिफरेंट लैंग्वेज कुछ ना कुछ वेरिएशन मिल जाता होगा, तो मल्टी लिंग्वल सोसाइटी है। मल्टी क्लास सोसाइटी है। मल्टी क्लास सोसाइटी यानी कि इंडियन सोसाइटी को हमने मल्टीपल क्लासेस में बांटा है एंड एक तो हो जाता है कास्ट डिवीजन और एक होता है क्लास डिवीजन। ठीक है, कास्ट डिवीजन में आप देखोगे कि जो आपका डिवीजन होगा वो बेस ऑन बर्थ होगा, है ना, तो आपका जो कास्ट है वो बर्थ से ही डिसाइड हो जाता है, लेकिन जो आपका क्लास है वो चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ योर एजुकेशन, बिकॉज ऑफ योर वेल्थ। तो ये ध्यान रखना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑल्सो अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन क्लास एंड कास्ट। ठीक है, एंड पैट्रियार्कल सोसाइटी, ये तो आप सुनते ही आते होगे। ठीक है, पैट्रियार्की मतलब क्या, द हेड ऑफ द फैमिली रिमेन्स मेन, है ना, पुरुष जो है हेड ऑफ द फैमिली कहलाते हैं। अब तो थोड़ी थोड़ी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी कम हो रही है, नहीं तो पहले काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट हुआ करती थी। ठीक है, कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी एक्शन लेना है तो फिर हेड ऑफ द फैमिली से पूछना पड़ता था, विच वॉज एक्चुअली द मेन इन प्रेफरेंस। ठीक है, लेकिन आज देख सकते हो गवर्नमेंट कितनी सारी स्कीम्स लेकर आती है ना, जैसे राशन कार्ड बनवाना हो तो एक्चुअली वुमेन के नाम पर बनेगा। फ्री एलपीजी सिलेंडर अगर लेना हो तो वुमेन के नाम पर लिया जाएगा। कहीं कहीं राज्यों में क्या है कि अगर आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी सब्सक्रिप्शन लेना है, जैसे सौभाग्य स्कीम सब है, तो वहाँ पर भी आपका वुमेन के नाम से होगा। ठीक है, और भी गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स है, जैसे आपका वेरियस स्टेट गवर्नमेंट लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम या फिर साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाते हैं, स्कॉलरशिप दिया जाता है महिलाओं को। तो ये सब क्यों किया जाता है? इट इज़ एक्चुअली बिकॉज कि हम पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो ट्रेंड है उसको तोड़ सके, और जब हम उस ट्रेंड को तोड़ पाएंगे तभी जो महिलाएं हैं वो आगे आएंगी, हमारी इकोनॉमी में, एजुकेशन में, रिसर्च सब में कंट्रीब्यूट कर पाएंगी। बिकॉज आप समझ सकते हो वुमेन की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो वुमेन का भी पॉपुलेशन 50% के आसपास है। तो ऐसे में अगर 50% महिलाएं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में पूरे जीवन भर के लिए इंगेज रहती है, तो आप समझ सको कि कितना ज़्यादा नुकसान भारत की इकोनॉमी एंड भारत के डेवलपमेंट पर हो रहा है। ठीक है, बिकॉज ए वुमेन्स माइंड इज़ बेसिकली कह सकते हो आपकी काफ़ी ज़्यादा थिंकिंग कैपेसिटी रखती है एंड अल्टीमेटली बस हमें उसे यूटिलाइज करना है। यूटिलाइज हम तभी कर सकेंगे जब हम उनको ह्यूमन रिसोर्स के रूप में डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये ध्यान रखनी है। तो वी डिस्कस्ड ऑल दिस मल्टी क्लास सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी, एंड आज आप देख सकते हो एग्जाम्पल कि पॉलिटिकल लीडरशिप में कितनी कम महिलाएं रिप्रेजेंट होती है, लेकिन थैंक्स अभी जो आपका रिसेंट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है जिसमें जो हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनी है वो फर्स्ट यूँ कह सकते हो कि ट्राइबल प्रेसिडेंट के रूप में वो आई हैं। तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी, ये भी आपने सुना होगा, ये भी आप देखते होंगे कि जो मेजोरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जो होते हैं ना वो पुरुषों के नाम पर होते हैं। तो ये सब क्या इंडिकेट करता है आप भी हमें बता सकते हो, समझ सकते हो ये सब क्या चीज़ें हैं। ठीक है, एंड यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये तो हम पढ़ते ही आए हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ वेरियस कल्चर्स, रिलीजन्स, लैंग्वेज, different caste, communities, and despite all these we are integrated with unity and cohesiveness, and ये सब बातें हुई। एंड साथ ही साथ को एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, यानी कि हमारे देश में एक कह सकते हो जैसे रूरल इंडिया है एंड अर्बन इंडिया है। तो अर्बन इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट, मॉडर्निटी, रूरल इंडिया रिप्रेजेंट व्हाट, ट्रेडिशनलिज्म, विलेज इकोनॉमी, विलेज कल्चर,
है ना। एंड जो आपका अर्बन इंडिया है वो आपका अर्बन कल्चर है ना, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है ना, बिकॉज इन अर्बन इंडिया देयर इज ए स्पिरिट ऑफ एजुकेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेज, इन्फ्लुएंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मोर। तो ये बातें, साथ ही साथ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म। इंडिविजुअलिज्म मतलब क्या कि भाई साहब some people will think that we should be as a individual level should be independence, है ना, हम इंडिपेंडेंस सेल्फ रिलायंस बनना चाहते हैं, लिबर्टी रखना चाहते हैं, लेकिन एक कलेक्टिविज्म का भी प्रिंसिपल चलता है कि जहाँ पर हम ग्रुप प्रायोरिटी को देते हैं ओवर ईच इंडिविजुअली। तो आप देखते होंगे कभी कभी रूरल इंडिया में जनरली कि जो मैरिज डिसीजन है वुमेन को लेकर वो वुमेन ही सेट करती है, बल्कि जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट होते हैं, मतलब हेड ऑफ द फैमिली होते हैं, वो सेट करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ एग्जाम्पल है। बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअलिज्म एंड कलेक्टिविज्म दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो एक समरी के रूप में आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो यहाँ पर आपका मल्टी इथनिक हो गया, मल्टीलिंगुअल हो गया, पैट्रियार्कल सोसाइटी हो गया। आपको कीवर्ड अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। ऑल दीज कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन कीवर्ड ध्यान रखने, और सब आप इंटीग्रेट करते जाओ अपने ये जो सोसाइटी या फिर फैमिलीज के एग्जाम्पल से, ठीक है। सब कुछ याद हो जाएगा आपको। तो ये बातें होगी। साथ ही साथ ये देख सकते हो ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनलिज्म एंड मॉडर्निटी, यूनिटी डाइवर्सिटी, बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविज्म, है ना। इंडिविजुअल में यानी कि इंडिविजुअल को हम ज़्यादा प्रेफरेंस करते हैं, ठीक है, सेल्फ रिलायंस पर ज़्यादा हम प्रेफरेंस रखते हैं, ये बातें होती है। एंड मल्टी क्लास सोसाइटी, तो ये सब हमने देखा, ठीक है। एंड हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी देख लिया है। एंड अल्टीमेटली लेट्स कम टू द सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन एक प्रकार से कोई भी सोसाइटी में आप देखोगे ना तो सोशल इंस्टीट्यूशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड दीज आर बेसिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, एंड जो कहीं ना कहीं पर्सन के ग्रोथ में, डेवलपमेंट में मदद करती है ना। पर्सन अगर कोई मुसीबत हो तो उसमें मदद कर सकती है। जैसे फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली का रोल सिर्फ बच्चे को यूँ कह सकते हैं कि पैसे देना और सिर्फ बाहर जाके उसको पढ़ाना नहीं होता, बाकी फैमिली इंस्टीट्यूशन का रोल बहुत ही ज़्यादा होता है चाइल्ड के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, चाइल्ड की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए। तो दैट्स वाई सोशल इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं हमारे देश में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। एंड अगर हम बात करें फैमिली की तो फैमिली भी एक सोशल इंस्टीट्यूशन है। और आप देखते होंगे कि वेस्टर्न कल्चर में इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा फोकस्ड रहता है, जबकि जो आपका ईस्टर्न कल्चर है खासकर इंडिया में तो यहाँ पर आपका कलेक्टिविज्म या फिर फैमिली की अहमियत ज़्यादा होती है ना। एंड दैट्स वाई कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप शेयर कर पाते हो अपने फैमिली मेम्बर के साथ, और फैमिली आपको मदद करती है ना। एंड जब भी आप लो फील करते हो, लो एनर्जी फील करते हो तो आप फैमिली से बात कर लेते हो। तो ये सब क्या है, एक प्रकार से बूस्टर डोज होता है आपके मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने का, आपकी जो वीकनेस है उसको ख़त्म करने का, ये सब बातें होती हैं। तो ये हो गई। तो सोशल इंस्टीट्यूशन आर स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी, इट कैन बी फैमिली, इट कैन बी एजुकेशन, रिलीजन, एंड ये बेसिकली सोसाइटी की नीड्स को ही फुलफिल करती है। बिकॉज सोसाइटी में लाखों प्रॉब्लम्स हो सकती है, बट दीज प्रॉब्लम्स कैन बी डील्ड व्हेन वी हैव अ स्ट्रॉन्ग सोशल इंस्टीट्यूशन, है ना। बिकॉज सोशल इंस्टीट्यूशन अगर मजबूत है तो सोशल कैपिटल भी मजबूत होगी। सोशल कैपिटल यानी कि ट्रस्ट बिटवीन द पीपल, ठीक है। एंड ये जो आपके सोशल इंस्टीट्यूशन है ये गाइड करते हैं, शेप करते हैं बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, है ना। कोई भी चिल्ड्रन का बिहेवियर कैसा होगा उसके फैमिली कल्चर से पता चल जाएगा, या फिर यूँ कह सकते हो कि इसके फैमिली कल्चर का प्रभाव उस चिल्ड्रन पर पड़ेगा ही पड़ेगा। साथ ही साथ ये सोसाइटी को सस्टेन करने में भी एंड सोसाइटी को बिल्ड करने में मदद करते हैं। बिकॉज जो बच्चे बड़े होंगे वो अल्टीमेटली वो थिंकिंग लेकर बड़े होंगे, जो थिंकिंग उसके फैमिली सोसाइटी ने दी है, तो अल्टीमेटली वही थिंकिंग आगे बढ़ेगी। ऐसा सिस्टम चलता है, ठीक है। एंड देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो दैट कंस्ट्रेंट्स, कंट्रोल, पनिश एंड रिवार्ड। तो चलिए हम कुछ अदर सोशल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। तो किनशिप मतलब क्या होता है, एक है आपका फैमिली रिलेशन। किनशिप मतलब फैमिली रिलेशन। तो ये जो आपका किनशिप है यानी कि फैमिली, आप अपने घर में देखो
आप फैमिली के रूप में रहते हैं ना, मदर फादर चिल्ड्रेन एंड अदर रिलेशंस, तो किनशिप मतलब हुआ फैमिली रिलेशन। तो जाहिर सी बात है किनशिप सिस्टम जो है एक बेसिक सोशल इंस्टीट्यूशन है। हर व्यक्ति के घर में ये किनशिप रिलेशंस तो होगा ही होगा, ठीक है। और दैट्स वाई किनशिप इज यूनिवर्सल। कोई व्यक्ति बिना फैमिली का या एटलीस्ट मदर फादर तो उसके होंगे ही ना, तो ये हो गया आपके किनशिप। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि किनशिप इज यूनिवर्सल एंड इन मोस्ट सोसाइटी एक काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं सोशलाइजेशन ऑफ इंडिविजुअल, है ना। बात कैसी करनी है, बाहर के इन्वायरमेंट से कैसे डील करना है, ठीक है। कोई अगर डिफ़िकल्ट इश्यू आ गई तो कैसे फेस करना है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं जो फैमिलीज़ हैं वो हमें ट्रेंड कर देती हैं। एंड किनशिप एक प्रकार से गाइडलाइंस भी इनडायरेक्टली कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि एक कोई भी बच्चा पैदा लिया और अल्टीमेटली उसके हाथ में गाइडलाइंस थमाती है। इनडायरेक्टली देयर सेट्स ए गाइडलाइंस फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल। जैसे आपको पता है कि फादर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, मदर के साथ किस बिहेवियर के साथ इंटरेक्ट करना है। आप मदर या फादर के सामने जाकर सिगरेट या फिर कोई गलत कार्य तो नहीं करोगे ना। तो ये सब एक प्रकार से गाइडलाइंस भी किनशिप सेट करता है फॉर इंटरेक्शन बिटवीन द पीपल, ठीक है। एंड देख सकते हो द किनशिप डिटरमाइंस द फैमिली लाइन रिलेशन की भाई साहब ब्रदर सिस्टर के बीच क्या रिलेशन है ना, गोत्र क्या है, कुल क्या है, तो ये सब आपका इस्टेब्लिश करता है। एंड किनशिप डिसाइड्स हु कैन मैरी विथ whom एंड वेयर, ये तो बात है, ठीक है। एंड मार्शल रिलेशनशिप्स एंड फिर आप देख सकते हो कि जो रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ में जो किनशिप होते हैं या किनशिप रिलेशन या फैमिली रिलेशन जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि क्या राइट्स होगा, क्या ऑब्लिगेशंस होगा फैमिली का, मैरिज का, या फिर सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन या पॉलिटिकल पावर क्या होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं किनशिप डिसाइड करता है, ठीक है। एंड दूसरा आप फैमिली इंस्टीट्यूशन देख सकते हो मैरिज के रूप में। तो मैरिज भी एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन है और ये फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ मैन एंड वुमेन उसको सेटिस्फाई करता है, ठीक है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है मैरिज की अगर हम बात करें तो इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ द फैमिली, ठीक है। एंड ये भी कहीं ना कहीं मोर और लेस यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इंडिया में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन डू मैरी एंड कुछ ही पॉपुलेशन होंगे जो मैरी नहीं करते हैं। दैट्स वाई इट इज़ मोर और लेस यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। एंड इससे फैमिली कंटिन्यूएशन, है ना, कल्चर का कंटिन्यूएशन, ट्रेडिशन का कंटिन्यूएशन होता है। दैट्स वाई आप समझ सकते हो कि कितने पुराने से पुराने फेस्टिवल्स भी आज तक सस्टेन्ड हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हुई। एंड अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मैरिज के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो ये तो सिंपल सा है, इसको बस इतना समझना है कि आपको इसको कीवर्ड में यूज करना है ना। मोनोगमी और पॉलीगमी। मोनोगमी यानी कि एक बार विवाह हो गया जिस व्यक्ति के साथ, वो दोबारा विवाह नहीं करेगा किसी दूसरे पर्सन के साथ, ये हो गया आपका मोनोगमी, ठीक है। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज इन विच मैन और वोमेन रिमेन्स मैरिड टू ओनली वन वोमेन और मैन, जिसको कहते हैं ना कि 7 वर्षों तक बेसिकली एक साथ रहने का वचन निभाना, वही सिस्टम है मोनोगमी, ठीक है। एंड फिर है आपका पॉलीगमी। पॉलीगमी की बात करें तो इसमें क्या होता है, ए मैन और वोमेन इज़ परमिटेड टू मैरी मोर देन वन वोमेन और मैन एंड कैन लिव विथ ऑल द वाइफ्स और हस्बैंड्स एट द सेम टाइम। तो पॉलीगमी तो पहले इंडिया में प्रैक्टिस होती थी ना, लेकिन अब तो पॉलीगमी ख़त्म कर दी गई है ना। तो ये सब बातें तो आप समझ सकते हो, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ मैरिज है, बस आपको एक अंडरस्टैंडिंग लेनी है एंड इस कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, मोनोगमी, पॉलीगमी। एंड अब चलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस जो मैरिज सिस्टम में अभी देखने को मिल रही है। इसको भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो, लिंक कर सकते हो, काफ़ी इजी है, ठीक है। तो पहली बात तो फॉर्म ऑफ मैरिज में ही बदलाव आ रहा है। फॉर्म ऑफ मैरिज में बदलाव कैसे आया, तो पहले आप ध्यान रखो कि पहले जो मैरिज सिस्टम होता था उसमें पॉलीगमी अलाउड थी, ठीक है, और एक व्यक्ति के मल्टीपल वाइफ्स होते थे, ठीक है। तो ये सब सिस्टम पहले चलती थी, लेकिन अब आप हमें बताओ क्या है, लीगली प्रोहिबिटेड है सब, ठीक है। तो नाउ इट इज मोस्टली मोनोगमस मैरिजेज आर प्रैक्टिस्ड, ये बातें हो गई।
एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चेंजेस इन द एम एंड पर्पस ऑफ मैरिज। तो जो एम एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्पस है मैरिज का, उसमें भी बदलाव आया है। ठीक है, पहले जो है ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी में, खासकर हिंदू सेक्शन में, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मैरिज का क्या माना जाता था कि यह धर्म है, ड्यूटी है टू बी मैरिड। ठीक है, लेकिन आज के समय में ये जो आपका मैरिज है ना, वो एक प्रकार से लाइफ लॉन्ग कंपेनियनशिप के रूप में देखा जाता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है, यानी कि जो भी हस्बैंड एंड वाइफ होंगे एक प्रकार से एक दूसरे का साथ देंगे। होता है ना, एक गाना है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, इस प्रकार का सिस्टम। ठीक है, तो ये बातें हो गई। एंड नेक्स्ट जो चेंज इन स्टेबिलिटी ऑफ मैरिज। तो मैरिज की स्टेबिलिटी में भी बदलाव आया है। कैसे बदलाव आया है, तो आप समझ सकते हो कि पहले के समय में डाइवोर्स यानी कि अगर शादी हो गई तो उसका तलाक ले पाना काफ़ी मुश्किल होता था, एक प्रकार से सोशल स्टिग्मा माना जाता था। ठीक है, एंड आपको भी पता है फैमिली का रोल उस समय काफ़ी ज़्यादा होता था, तो फैमिली भी नाराज़ हो सकती थी, बहुत सारे ये सब चीज़ें चलते थे, इसलिए डाइवोर्स उतना ज़्यादा प्रेवलेंट उस समय नहीं था। ठीक है, फैमिली ऑनर ज़्यादा अहमियत रखती थी। लेकिन आप समझ सकते हो लेजिस्लेटिव राइट्स, एजुकेशन मिल रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मोर अवेयरनेस, इन सबों ने कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी में बदलाव किया है इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अब तो लिविंग इन रिलेशनशिप भी आ गया है। ठीक है, वो हम देखेंगे लिविंग रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, एंड चेंज इन द एज ऑफ मैरिज। हाँ, मैरिज के एज में भी चेंज हुआ है। कैसे, तो आप समझ सकते हो, ज़्यादा नहीं, आपको 200-300 साल पहले जाना है। ठीक है, उस समय मैरिज की उम्र क्या होती थी, है ना, चाइल्ड मैरिज उस समय प्रेवलेंट था। ठीक है, तो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स, कौन से वो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करवाने का काम किया, आप हमें एग्जाम्पल में दे सकते हो। ठीक है, तो आज के समय में क्या है कि जो मैरिज एज है उसको एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, पहले तो चाइल्ड मैरिज ही हो जाती थी, अभी देख सकते हो हमारे देश में क्या नियम कानून है कि भाई साहब, चाहे वो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें या फिर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 की बात करें, तो 18 ईयर्स फॉर वोमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मैन टू इंश्योर द मैरिज। ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड अब तो शायद जो आपका मैरिज की उम्र है महिलाओं के लिए न्यूज आ रही थी ना कि 21 ईयर्स कर दिया जाए। ठीक है, सो दैट अब समझने की कोशिश करो, ये सब जब मैरिज एज डिले होता है ना, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आती है कि महिलाओं को टाइम मिल जाता है कि वो एजुकेट हो सकती हैं और अपने आप का पर्सनैलिटी डेवलप कर सकती हैं। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है, तो वो इंडिपेंडेंट बन सकती है ना। एंड इंडिपेंडेंसी मीन्स व्हाट, एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ बातें हैं, इसके पीछे लॉजिक जरूर सोचा करिए आप। एंड नेक्स्ट जो लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप की बात करें तो सिंपली यूँ कह सकते हो कि भाई साहब टेस्ट करेंगे कि क्या आप हमारे लायक हो या नहीं हो। ठीक है, यानी कि कुछ महीने साथ बिताएंगे विदाउट मैरिज। ठीक है, एक साथ। एंड तो आजकल आप अर्बन एरियाज में देखोगे कि लिव इन रिलेशनशिप ज़्यादा प्रैक्टिस नज़र आती दिख रही है। इसके बारे में अगर जानना है तो एक फिल्म है, आपने देखा भी होगा, शादी में ज़रूर आना, राजकुमार राव का है 300। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। एंड अभी फ़िलहाल क्या है, तो जो आपका 2010 में 3 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रकार से लीगल रिकॉग्निशन दे दिया था लिव इन रिलेशनशिप का। एंड उन्होंने कहा था कि जो वोमेन है हु इज़ लिविंग टुगेदर विदाउट मैरिज, उसको ऑफेंस नहीं कहा जा सकता, बिकॉज लिविंग टुगेदर इज़ ए राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। ठीक है, ये कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन थे, तो ये ध्यान रख सकते हैं, इस ऑर्डर को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड मैंने आपको मूवी के नाम बता दिए हैं, यू कैन वॉच द मूवी टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग। काफ़ी अच्छी मूवी भी है, देख सकते हो, एक IAS ऑफिसर की कहानी है सर। एंड नेक्स्ट इज योर फैमिली। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट फैमिली, तो फैमिली तो एक महत्वपूर्ण सोशल इंस्टीट्यूशन है। दुख में सुख में कौन साथ देता है आपका, फैमिली, है ना, ये आपने सुना भी होगा। एंड जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी या फिर आपका हेल्थ डैमेज हुआ, आपकी केयरिंग की बात हुई, तो सबसे पहले फैमिली ही आगे आएंगी। ठीक है, तो फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ द सोसाइटी एंड इट इज़ द फर्स्ट एंड मोस्ट इमीडिएट सोशल इन्वायरमेंट, बिकॉज फैमिली में ही बड़े होते हैं, सब कुछ सीखते हैं, है ना, बिहेवियर सीखते हैं, एक्शन सीखते हैं। ठीक है,
एंड नो अदर सोशल इंस्टीट्यूशन अपीयर्स मोर यूनिवर्सल एंड अनचेंजिंग। ये बातें हो गई। फैमिली की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो आप देख सकते हो। पहली बात तो यूनिवर्सलिटी है ना, हर जगह जहाँ पर भी इंडिविजुअल होगा उसकी तो अपनी फैमिली होगी कि नहीं होगी, ठीक है, माता पिता तो एटलीस्ट होंगे ना। तो फैमिली एज ए सोशल यूनिट इज़ यूनिवर्सल एंड ये काफ़ी महत्वपूर्ण फंक्शन परफॉर्म करती है विच इज़ इनडिस्पेंसिबल फॉर द इंडिविजुअल इन सोसाइटी। क्या क्या फंक्शन रोल होता है फैमिली का, आप हमें बता सकते हो, ठीक है, एक बार इस पर भी थिंक करना ज़रूर करें। एंड मेटिंग रिलेशनशिप यानी कि फैमिली तभी आएगी ना जब ड्यूरेबल कंपेनियनशिप होगा हस्बैंड एंड वाइफ का, एंड उसके चिल्ड्रन होंगे और वो बेसिकली फैमिली को आगे बढ़ाएगा। तो एक समय का डायलॉग होता था ना, हमारे वंशज को आगे बढ़ाने के लिए हमें एक पुत्र चाहिए, तो वही वाली बात होगी। एंड नेक्स्ट इज इमोशनल बेसिस, ठीक है, इमोशनली बॉन्डेड होते हैं एक दूसरे से, कोई भी दुख हुई परेशानी हुई हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है, उसको सुलझाने का प्रयास करते हैं। आप भी एग्जांपल ले सकते हो, ना जाने कितने प्रॉब्लम्स आपने फेस किए होंगे हो सकता है, तो अल्टीमेटली फैमिली ने एक प्रकार से आपका सपोर्ट किया होगा, ठीक है, आपको मोटिवेट किया होगा, आपको गाइड किया होगा। ये सब बातें हैं ना, लव केयर प्रोटेक्शन टू ईच अदर कौन प्रोवाइड करता है, पड़ोसी आपके फैमिली ना। एंड आर रेडी, अब ये सब हो गई। हाँ, टू मेक सेक्रीफाइसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, ये सब बातें हो गई। हाँ, लिमिटेड साइज, फैमिली का तो लिमिटेड साइज होता है, लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड चल रहा है, यानी कि हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, ठीक है। लेकिन पहले के समय में तो फैमिली की संख्या, आज भी आप विलेज में जाओगे तो आपको पता चल जाएगा फैमिली की साइज अच्छी खासी होती थी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। तो इट इज़ अ स्मॉल ग्रुप एंड इट्स मेंबरशिप इज कन्फाइंड टू दोज हु आर रिलेटेड बाय अदर मैरिज और ब्लड टाइप्स। तो ये बातें हो गई। सोशल रेगुलेशंस भी फैमिली सेट करती है, यानी कि जो फैमिली रन होती है वो किसी न किसी सोशल नॉर्म्स पर चलती है ना। आप उन सोशल नॉर्म्स को जब वायलेट नहीं कर सकते, ठीक है, तो वायलेट करोगे तो विरोध होगा, ठीक है। वही मैंने आपको बताया ना कि आप फैमिली के सामने, पेरेंट्स के सामने आप गलत काम नहीं कर सकते ना, बिकॉज एक प्रकार से यूँ कह सकते हो कि आप हिम्मत ही नहीं जुटा पाओगे, बिकॉज यू विल फील मोरली रॉन्ग, है ना, ये सब बातें। एंड कॉमन हैबिटेशन, फैमिली रिक्वायर्स ए होम और हाउस होल्ड फॉर लिविंग। कॉमन हैबिटेशन यानी कि फैमिली बेसिकली एक हाउस या फिर होम में रहते हैं, तो आपको पता ही है दिस बिकम्स इनएविटेबल फॉर बियरिंग एंड रियरिंग ऑफ चिल्ड्रन। एंड ए सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, नामीकरण का प्रक्रिया रहता है, क्योंकि एवरी मेंबर इज नोन बाय नेम एंड हैज़ इट्स ओन सिस्टम ऑफ लिंकिंग देयर वंशज। पेशेंट मतलब वही कहते हैं ना, वंशज। ये सब बातें। एक कौन सी तो ट्राइब्स थी जो अपने नाम या नोमेनक्लेचर ऐसे करते थे कि उनके पूर्वज का नाम भी उसमें आ जाता था, वो बता सकते थे कि हमारे पूर्वज के नाम क्या थे। तो अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। तो ये बातें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली हमने देख लिया। एंड लेट्स मूव टू द फंक्शन ऑफ फैमिली। तो क्या फंक्शन होता है, तो ये है रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, यानी कि चिल्ड्रन रियरिंग है, ठीक है, जो चाइल्ड है उनको पालना पोषना बड़ा करना, डेवलपमेंट करना उनका। एंड इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ द फैमिली, एंड इससे मेंटेनेंस रहती है फैमिली, एंड फैमिली आगे बढ़ती है। साथ ही साथ जो फैमिली है होम प्रोवाइड करती है, घर प्रोवाइड करती है व्यक्ति को, ठीक है, जिसमें वो व्यक्ति रहता है, सब कुछ सीखता है अल्टीमेटली। एंड कंफर्ट, प्रोटेक्शन, स्पेस, पीस सब घर में मिलते हैं, ठीक है। आप भी रह रहे हो कहीं ना कहीं, आपकी फैमिली के घर हैं, है ना। जब जाते हो तो हंसी मजाक होता है, बातचीतें होती है, ठीक है। तो ये सब बातें। एंड सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, तो जो फैमिली है सिर्फ बायोलॉजिकल कंटिन्यूटी नहीं प्रोवाइड करती है कि हाँ हमारे वंशज बढ़ेंगे, बल्कि कल्चरल कंटिन्यूटी भी। तभी तो मैंने बोला कि एंशियंट जो भी त्यौहार है, फेस्टिवल्स है, आपके कस्टम्स या ट्रेडिशन है, आज तक कैसे चलते आ रहे हैं, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द फैमिली। उसको कंटिन्यू कर रही है, कल्चरल कंटिन्यूटी को आगे बढ़ा रही है, तभी तो द फैमिली ऑल्सो इंडोक्ट्रिनेट्स द चाइल्ड विद द वैल्यूज़। तो वैल्यूज सिखाती है अपने चिल्ड्रन को, मोरल्स, बिलीफ, आइडियल्स ऑफ द सोसाइटी। एंड इकोनॉमिक फंक्शंस यानी कि व्हाट, कि फैमिली में आप देखते रहते होगे कि जो भी इंडिविजुअल्स रहते हैं वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, मनी अर्न करते हैं।
तो उससे क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग फैमिली का बना रहता है। ठीक है, तो ये सब बातें हो गई। तो क्या क्या फंक्शंस हो गया आपका, रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन, प्रोविजंस ऑफ होम, सोशलाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इकोनॉमिक फंक्शंस, एजुकेशनल फंक्शंस का मतलब यही हुआ कि फैमिली तो होता ही है ना, फर्स्ट टीचर कह सकते हो, या फिर मदर एंड फादर को हम बोलते हैं ना फर्स्ट टीचर ऑफ ए चिल्ड्रन। तो उसी प्रकार से फैमिली एक प्रकार से फर्स्ट टीचर है चिल्ड्रन का। ठीक है, वहाँ से बच्चे सीखते हैं। तो सोसाइटी में कुछ भी बदलाव हो रहा हो, लेकिन फैमिली जो है अभी भी बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है बच्चे को, सोशल एटीट्यूड क्या रखना है, हैबिट्स क्या होने चाहिए, सही हैबिट बैड हैबिट क्या है। ठीक है, कैसे वो बाहर के वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं प्रोवाइड करती है। तो एजुकेशनल फंक्शंस हो गए। रिलीजियस फंक्शन, तो रिलीजियस फंक्शन इन द सेंस कि जो फैमिली है वो रिलीजियस ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है चिल्ड्रन को। ठीक है, तो स्पिरिचुअल नीड्स जो है उनके मेंबर्स का वो तो फुलफिल होता ही है, साथ ही साथ रिलीजियस इनहेरिटेंस नेक्स्ट जनरेशन में भी पास होती हैं। तो दिस ऑल आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग, दिस इज ऑल सिंपल एंड यू हैव टू मस्ट इंटीग्रेट ऑल दिस विद द फैमिली। तो आपको सब समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फैमिली की बात करें तो न्यूक्लियर फैमिली है, या फिर ज्वाइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। तो न्यूक्लियर फैमिली की मैंने आपको बात बताई ना, इसमें आपके हस्बैंड होते हैं, वाइफ होते हैं, अनमैरिड चिल्ड्रन होते हैं। तो छोटी सी फैमिली होती है। एंड इसका मतलब क्या हुआ कि जो फिजिकल डिस्टेंस है बिटवीन द पेरेंट्स एंड मैरिड चाइल्ड वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वाइड होती है, जिसके कारण जो इंटरडिपेंडेंस है वो मिनिमाइज हो जाता है। इसको समझने की कोशिश करिए। न्यूक्लियर फैमिली में क्या है, लेट्स से कि कोई व्यक्ति है जिसकी शादी हो गई है ना, अब वो अपने ट्रेडिशनल गांव को छोड़कर वो दूसरे शहर में चला गया, तो वो कभी कभी आएगा रूरल इंडिया या फिर ट्रेडिशनल होम्स में, है ना। तो जाहिर सी बात है उनके पेरेंट्स क्या हैं, तो उनके पेरेंट्स को तो वहीं पर मन लगेंगे उनके घर में जहाँ वो पहले से रह रहे हैं। तो इसके कारण जो आपका दूरी है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसके कारण जो इंटरडिपेंडेंस है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं घट जाती है। इसको अच्छे से समझना है। ठीक है, तो ये एक न्यूक्लियर फैमिली की वीकनेस है। ठीक है, जो पेरेंट्स हैं, है ना, मदर हो या फादर हो, उनसे दूरियां बढ़ती चली जाती है। अब इसका कारण इकोनॉमिक फैक्टर, जॉब फैक्टर्स, ठीक है, वो सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी। ठीक है, एंड आजकल के समय में बिकॉज ऑफ द अर्बनाइजेशन, इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, दीज ट्रेंड्स आर इंक्रीजिंग डे बाई डे। ठीक है, एंड दूसरा है आपका ज्वाइंट या फिर एक्सटेंडेड फैमिली। तो ज्वाइंट फैमिली को हम अनडिवाइडेड फैमिली भी कह सकते हैं। एंड एक्सटेंडेड फैमिली में होता क्या है, 3 या 3 से ज़्यादा जनरेशन आपको एक ही फैमिली में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चाहे वो पेरेंट्स हो, मदर फादर, या फिर जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या फिर ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स हो, एक ही घर में आपको दिख जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है ज्वाइंट फैमिली, लार्जर फैमिली। एंड मेरिट्स क्या है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम के, तो एक तो ये कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस को इंश्योर करता है, बिकॉज जब हम ज्वाइंट फैमिली की बात करेंगे तो हमारे फूड, क्लोथिंग, शेल्टर जो भी मेंबर्स के हैं उसको फुलफिल करते हैं, है ना, इकोनॉमिक प्रोग्रेस। साथ ही साथ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि यूँ कह सकते हो कि अगर एक फैमिली में 10 मेंबर है तो अगर 10 व्यक्ति भी काम कर रहे हैं तो वर्कलोड आसान हो जाएगा। एंड अल्टीमेटली जो आपका इकोनॉमिक बेनिफिट्स है वो भी अच्छी मिलेंगी। तो देयर कैन बी एन एडवांटेज ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, एंड सोशल इंश्योरेंस, सोशल इंश्योरेंस मतलब इसको ये आपको ध्यान रखनी है। सोशल इंश्योरेंस जैसे आज के समय में ओल्ड एज पॉपुलेशन भारत में बढ़ने के चांसेस है, तो अगर न्यूक्लियर फैमिली होगी तो जो आपकी ओल्ड एज पॉपुलेशन को रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज द ओल्ड एज पॉपुलेशन विल फील अलोन, बिकॉज जो उनके सन्स हैं या फिर जो भी आपके केयरिंग चिल्ड्रन है वो तो बाहर ही रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे में जो जॉइंट फैमिली होती है वो सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है कि चलो ठीक है वो उसका बेटा नहीं है लेकिन वो और सारे फैमिली मेम्बर है जो केयर कर सकते हैं, है ना, किसी भी ओल्ड एज पर्सन को जो बीमार हो, सिक हो या फिर इनकेपेबल हो, ये सब बातें। साथ ही साथ हेल्प सोशल कंट्रोल, सोशल कंट्रोल मैंने आपको बता दिया है कि किसी भी व्यक्ति को या फिर फैमिली मेम्बर्स के बिहेवियर को रेगुलेट करता है। ठीक है, आप गलत काम नहीं कर सकते फैमिली के सामने, है ना, ये सब बातें।
एंड प्रमोट साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी। साइकोलॉजिकल सिक्योरिटी यानी कि कभी डिप्रेशन फील कर रहे हो, कभी भी डिमोटिवेशन फील कर रहे हो, बात कर लो फैमिली से, पेरेंट्स से, मदर से, फादर से, अपने दुख दर्द शेयर कर लो, तो अल्टीमेटली वो सारी की सारी इनसिक्योरिटी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें हो जाती हैं। एंड लेकिन डीमेरिट्स की बात करें तो डीमेरिट्स में क्या है आपका कि जो डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी उसको कहीं ना कहीं ये रिटार्ड करता है। बिकॉज आप ही हमें बताओ, इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए आपको तो अलोन रहना पड़ेगा ना। बिकॉज जब तक आप अलोन नहीं रहोगे आप अपने आप को यूँ कह सकते हो कि एक्सपोज नहीं कर पाओगे रिस्क को। तो जब तक आप रिस्क को एक्सपोज नहीं होगे, चैलेंजेस के लिए एक्सपोज नहीं होगे, तो आपकी डेवलपमेंट या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जब आप फैमिली के साथ हमेशा के लिए जुड़े रहोगे, अटैच रहोगे, तो आप दूर नहीं जाना चाहोगे। ठीक है, ये बात है। तो रिटार्ड द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी बिकॉज यहाँ पर जो एल्डर्स होते हैं टेक्स अप मोस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड द यंगर वंस आर ओवर प्रोटेक्टेड। बस इतना ही समझना है इसमें। ठीक है, एंड प्रमोट आइडलनेस। आइडलनेस यानी कि एक ऐसा नेचर की भाई साहब चलो बड़े कमा रहे हैं ना, हमें कमाने की ज़रूरत नहीं है, हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो आराम से बैठ के खाएंगे, इस प्रकार की। प्रमोट्स आइडलनेस। द जॉइंट फैमिली इज सेड टू बी द होम ऑफ आइडलर्स यानी कि सिंस ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली आर एज्यूर्ड ऑफ द बेसिक नेसेसिटी। जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो फुलफिल हो ही रही है। ठीक है, खाना हो, कपड़ा हो, सब कुछ तो मिल ही रहा है। दैट्स व्हाई नो वन टेक्स मच इंटरेस्ट इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़। तो ये बातें होगी। एंड नेक्स्ट इज अंडरमाइन द स्टेटस ऑफ वुमेन। वुमेन के स्टेटस को भी प्रभाव मिलता है। बिकॉज अगर हम बात करें पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली, तो आप समझ कर चलो पैट्रियार्कल जॉइंट फैमिली में वुमेन को रोल जो है वो कभी भी फ्रंट लाइन में रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी। वुमेन को हमेशा सेकेंडरी रोल ही मिलेगा। ठीक है, वुमेन विल नॉट गेट द सफिशिएंट फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड टू डेवलप देयर पर्सनैलिटी। चाहे एजुकेशन की बात हो, ठीक है, चाहे रिसर्च कैरी करने की बात हो, चाहे वो वर्क करने की बात हो, तो ये सब बातें होती हैं। तो इट कैन बी द डिमेरिट्स ऑफ द फैमिली। तो अभी तक हमने मेरिट्स पढ़ा, डिमेरिट्स पढ़ा। तो हमने इतना लेक्चर डिस्कस कर लिया है, इतने टॉपिक डिस्कस कर लिए। अब चलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस क्या हो रहे हैं इंडियन फैमिली में। आपको भी पता है ना, इंडिया ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट ज़रूर फेस करता है। तो ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट सिर्फ इकोनॉमी में नहीं, सोसाइटी में भी फेस करता है। एंड धीरे धीरे समय बदल रही है। ठीक है, एंड समय के बदलने के साथ सोसाइटी चेंज भी होती है। और मैंने आपको एग्जांपल बताया कि एंशिएंट इंडिया में, मेडिएवल इंडिया में न जाने कितने क्रूअल प्रैक्टिसेस थे वुमेन के प्रति। स्लेवरी था, ठीक है, इन्फेंटिसाइड थी, सती प्रथा थी, लेकिन आज क्या आपको दिखती है? ठीक है, नहीं ना। तो ये सब चेंजेज हो रही हैं। तो जाहिर सी बात है, क्या स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेज इंडियन फैमिली में हो रही है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो न्यूक्लियर फैमिली का ट्रेंड बढ़ रहा है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, एंड दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का इफेक्ट ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा न्यूक्लियर फैमिली पैटर्न बढ़ती दिखेगी। ठीक है, ये बातें हैं। एंड नेक्स्ट इज योर चेंजेज इन रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो मैन और वुमेन के बीच जो रिलेशनशिप है उसमें भी बदलाव आ रहा है। बिकॉज वुमेन अब चार दीवारी के अंदर बंद नहीं रहना चाहती। वुमेन आर नॉट ट्रीटेड इन्फीरियर टू मैन, जो पहले हुआ करता था। अब वुमेन को भी इक्वल राइट्स है, दे वांट टू एंजॉय द इक्वल राइट्स। ठीक है, एंड जाहिर सी बात है वो अपने हक के लिए जो भी उनको एजुकेशन लेना है, वर्क करना है, तो वो करती हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। एंड वी हैव द लेजिस्लेटिव मेजर्स। लेजिस्लेटिव मेजर्स के तहत बेसिकली देख लो हम कि अर्ली मैरिज एंड फिक्सिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज बाय द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसके तहत अभी क्या है, हमारा मिनिमम एज हमने आपको बताया था 1821 का है, यानी कि 18 फॉर द वुमेन एंड 21 फॉर द मेन। ठीक है, तो ये सब बात है। तो इसके कारण क्या हुआ है आपका कि जो एज ऑफ मैरिज वो आपका बढ़ा है। एंड अल्टीमेटली इस बचे हुए समय में वुमेन एजुकेट कर पाती हैं, वुमेन वर्क कर पाती है, वुमेन ओपन हो पाती हैं अल्टीमेटली टू द सोसाइटी, इंटरेक्ट कर पाती हैं। तो ये सब बात है। एंड ये सब एक्ट है, इस सब एक्ट को आप याद रख सकते हो, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ठीक है, तो एंड अदर लेजिस्लेटिव मेजर्स का भी आप मेंशन कर सकते हो, बस आपको नाम ध्यान रखना है। विडो मैरिज एक्ट 1856, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। आज देख सकते हो वुमेन को भी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स मिलती हैं कि नहीं, लेकिन पहले क्या हुआ करते थे, बिल्कुल नहीं। तो ये सब कुछ चेंजेज हो रही है। साथ ही साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। तो वुमेन अब सिर्फ चार दीवारी के अंदर कन्फाइन नहीं है, बट रैदर दे आर वर्किंग शोल्डर टू शोल्डर विथ मैन।
एंड नियो लोकल रेसिडेंस, नियो लोकल रेसिडेंस यानी कि कहने का मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन होने के कारण जो अब वर्क इन्वायरमेंट है वो घर में नहीं है ना, वो घर से बाहर है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा संख्या में लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम देयर होम टाइम एंड वंस दे गेट मैरिड, तो जहाँ पर वो वर्क कर रहे होते हैं वहीं पर वो रेंट के रूप में या फिर घर खरीद कर रहते हैं। तो ये सब ये इसी को कहते हैं न्यू लोकल रेसिडेंस, ठीक है। दैट्स वाई इतनी ज़्यादा रियल एस्टेट बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है इंडिया में, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। एंड इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न वैल्यू, तो वेस्टर्न वैल्यूज़ का तो इन्फ्लुएंस होता ही जा रहा है। आजकल तुर्किश आइसक्रीम वाला ट्रेंड चल रहा है कि नहीं, ये जो आप डोरेमोन देखते हैं नोबिता सुजुकी वाला नाम, आप समझ सकते हो कि वो हर बच्चे के मुँह पर होती है जो भी डोरेमोन या नोबिता वाला शो देखता है। तो अल्टीमेटली वो सब क्या है, वेस्टर्न वैल्यू, जो भी वेस्टर्न वैल्यूज, रेशनलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, इक्वलिटी, फ्री लाइफ, डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ वुमेन, ये सब जो आपका वैल्यू है, ट्रेंड है वेस्टर्न का, वो सब कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है। दे आर एक्सर्टिंग ट्रेमेंडस चेंज ऑन द जॉइंट फैमिली सिस्टम इन इंडिया। ये सब बातें हो गई। अब चलते हैं रेसेस इन इंडिया, तो थोड़ा सा जान लो, ऐसा जितना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब हम रेस की बात करते हैं तो समझ के चलो, तो इसको आप समझ सकते हो कि देयर विल बी ए ग्रुप ऑफ पीपल जिसकी कॉमन एंसेस्ट्री होगी, यानी कि कहने का मतलब वो कहीं ना कहीं उसी एंसेस्ट्री से आया होगा, बट फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी डिफरेंट हो सकती है, हेयर टाइप, कलर ऑफ आइज, स्किन स्टेट्यू, वो सब डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कॉमन एंसेस्ट्री होगी, ठीक है। जैसे निग्रेटो रेस की बात करते हैं, तो कॉमन रेस क्या है आपका, कॉमन एंसेस्ट्री कहीं ना कहीं जो इंडिविजुअल होगा वो निग्रेट होगा, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोटो एस्ट्रॉयड होगा, उसके बाद मोंगोलॉयड होगा। मोंगोलॉयड आपने सुना भी होगा, मोंगोल इन्वेजन्स कितने सारे हुए हैं इंडिया में, ठीक है। फिर मेडिटेरियन है, वेस्टर्न ब्रैचिफल्स है एंड नॉर्डोइक है। तो आपको रेस का मतलब समझना है, कीवर्ड ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो नेग्रेटो ये सबसे पहले इंडिया में आए थे एंड ये आपको कहाँ मिल जाते हैं, तो देख सकते हो आप साउथ इंडिया में ज़्यादा आपको देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो, बिकॉज ट्राइब्स का नाम आपको ध्यान रखना है। कादर हो गया, अंडमानी जो है तो अंडमानी निकोबर में मिल जाएगा, ठीक है। ये सब निग्रोइड रेस है। एंड अंगामी नागाज, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज प्रोटो एस्ट्रॉयड। तो प्रोटो एस्ट्रोलॉइड ये आपको सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल है आपका हिल्स है, मुंडाज है, संथाल है, ये सब आपके प्रोटो एस्ट्रोलाइड हो गए। उसके बाद मोंगोलाइड, इसके बारे में तो आप जानते ही हो, ठीक है। मोंगल इन्वेजन्स बहुत बार हुए हैं और ये जनरली आपको नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न फ्रंटियर में मिलेंगे, ठीक है। जैसे गैरो खासी, जेनेतिया ट्राइब्स, चकमाज, मोरमिश, नागा ट्राइब्स, ठीक है। ये सब मोंगोलॉइड रेस को बिलोंग करते हैं। एंड वे आर द मेडिटेरेनियन एंड मेडिटेरेनियन बेसिकली ये मेडिटेरेनियन रीजन से बेसिकली आए थे एंड अल्टीमेटली ये आपका एंटायर सब कॉन्टिनेंट फैले हुए हैं, मेजर कंसंट्रेशन साउथ इंडिया में। उसके बाद आपका वेस्टर्न ब्राइशिफल्स, तो इसका भी डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफिकेशन है, जैसे अल्पिनोइड, डिमेरिक, आर्मेनोइड, पुर्गीज, पारसीज, ये सब आपके रिप्रेजेंटेटिव है आपके ब्राइशिफल्स के, ठीक है। एंड वी हैव द नेक्स्ट नॉर्डिक। तो नॉर्डिक कंस्टिट्यूट द लास्ट वेव ऑफ माइग्रेशन, यानी कि सबसे अंत में ये जो है नॉर्डिक रेसेस वाले ही आए थे एंड ये आर्यन लैंग्वेज स्पीक करते थे एंड माइग्रेटेड टू इंडिया ड्यूरिंग सेकेंड मिलेनियम BC। सेकेंड मिलेनियम BC यानी कि 2000 BC, ठीक है। तो ये ज़्यादा कंसनट्रेटेड है आपके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि राजस्थान से। तो फ्रेंड्स ये हमने डिस्कस किया ऑल दीज टॉपिक। रेसेस के बारे में बस कीवर्ड याद रखना है, नेग्रोइड होते हैं, प्रोटो एस्ट्रॉयड होते हैं और लोकेशन याद रखनी है कहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, बिकॉज कभी कभी ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। एंड ट्राइब्स इन इंडिया, तो ट्राइब्स इन इंडिया तो आपको पता है ट्राइब्स हमेशा ये ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है, ठीक है। ट्राइब्स को हमेशा ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कहा जाता है बिकॉज ये जो है हमेशा से भारत में रहे हैं। तो ट्राइब इज ए सोशल डिवीज़न इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, इसमें आपके फैमिलीज जो है वो लिंक रहेंगे, उनके अपने रिलीजियस नॉर्म्स रहेंगे, सोशल या फिर ब्लड टाइज रहेंगे, उनकी अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रहती हैं कि किस प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होनी है नहीं होनी है, लेकिन कॉमन कल्चरल एंड डायलेक्ट होता है, डायलेक्ट यानी कि लैंग्वेज, ठीक है।
तो किसी भी ट्राइब्स का एग्जांपल आप ले सकते हो, सबकी अपनी इतनी कल्चर होती है, ठीक है, लैंग्वेज उनकी अपनी होती है, ठीक है, और हम लोग उनके कल्चर सबको प्रोटेक्ट करने का भी प्रयास करते हैं बाय वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड वेरियस पार्लियामेंट्री एक्ट्स, ठीक है। एंड वी हैव द डेडिकेटेड शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 जो उनके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो कुछ डाटा एंड फैक्ट्स आपको ध्यान रखना है, जैसे फॉर एग्जांपल 2011 के सेंसस से ये तो ज़रूर ध्यान रखनी है, क्योंकि कहीं पर भी कोट कर सकते हो। जो ट्राइबल्स है वो 8.6% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन को कंस्टिट्यूट करता है, एंड देयर आर ओवर 700 ट्राइबल ग्रुप्स। आप समझ सकते हो 700 ट्राइबल ग्रुप्स इन इंडिया, जिसमें अप्रोक्स 75 जो है PVTGs हैं, पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। और इस पर तो क्वेश्चन भी आया था, ठीक है, प्रीलिम्स में। एंड जैसे फॉर एग्जांपल जो कोंड है वो लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत में, एंड लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ये ओडिशा में मिलते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। तो लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ आपको ओडिशा में मिल जाएंगे, एंड लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन है, गोंड है, एंड PVTGs की संख्या मोर देन 75 है। एंड एवरी ईयर 9 अगस्त जो अभी आने वाला है उसको वर्ल्ड ट्राइबल डे के रूप में सेलिब्रेट किए जाते हैं, या फिर इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल। एंड कुछ फैक्ट याद रख सकते हो, ये आपको ध्यान रखना है कि कौन से रीजन से आपको कौन हम ट्राइब मिलेंगे। जैसे हिमालय रीजन में आपको गद्दीज हिमाचल प्रदेश में मिलता है ना, जौनसुरी, नागाज। उसके बाद मिडिल इंडिया में आपको मुंडा, संथाल। आप इसको स्टेट वाइज याद करना है, ठीक है। आप इंटरनेट पर सर्च करोगे ना ट्राइबल्स इन इंडिया स्टेट वाइज, तो आपको आ जाएगा, उस प्रकार से आप रिमेंबर कर सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार का जरूर याद रख लेना, जारेबाज, ओंगे, सैंटली, सोमपेंस, ठीक है। तो आप समझ सकते हो हमारे देश में इतनी सारी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ रहती हैं, और संविधान ने इनका भी केयर किया है। ये भी आप सैलिएंट फीचर्स में डाल सकते हो, सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि वी हैव द शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो हमारे ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करती है, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके यूनिकनेस को प्रमोट करती है, प्रोटेक्ट करती है। तो क्या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, आर्टिकल 342 क्लाउज 1, ठीक है। इसके तहत जो प्रेसिडेंट है वो अगर चाहे तो गवर्नर के कंसल्टेशन के साथ किसी भी स्टेट या फिर यूटी में पब्लिक नोटिफिकेशन के माध्यम से कोई भी ट्राइब या फिर ट्राइबल कम्युनिटीज़ को शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिक्लेयर कर सकती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। एंड वी हैव द आर्टिकल 15, हम जानते ही है, इट प्रोहिबिट्स द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। एंड आर्टिकल 16 भी हम बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। लेकिन जैसे हम इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है शिक्षा, एजुकेशन मिलेगी तब ना, ठीक है। तो ये बात है हुई। एंड वी हैव द आर्टिकल 46 जिसके तहत एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो भी शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, अदर वीकर सेक्शन के प्रमोशन की बात करते हैं। तो ये आर्टिकल 46 ध्यान रखना, कहीं पर भी कोट कर सकते हो। एंड आर्टिकल 335 विच क्लेम्स ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स टू सर्विस एंड पोस्ट। एंड आर्टिकल 338A जिसके तहत नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स कंस्टिट्यूट की गई है। एंड वी हैव द 5th एंड 6th शेड्यूल जिसके तहत एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल रिलेटेड प्रोविजंस डिस्कस की गई हैं ऑफ द शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। तो आपको क्या याद रखना है, 5th एंड 6th शेड्यूल याद रखना है। वैसे हम इंडियन पॉलिटी के सिलेबस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसके बारे में तो हमें पॉलिटी में डिस्कस करना ही, तो ऑल्सो वी विल डिस्कस इन द पॉलिटी कोर्सेज, तो नो नीड टू टेक टेंशन, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो ये बातें हो गई। लीगल प्रोविजंस क्या है, कानूनी प्रोविजंस, तो यानी कि पार्लियामेंट ने कुछ ना कुछ इनेक्टमेंट तो किया होगा, तो ये ध्यान रखना है, ये भी आप मेंशन कर सकते हो कहीं ना कहीं। एक तो ये है आपका प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 जिसके तहत अनटचेबिलिटी पूरी तरह गैर कानूनी है, यानी कि ये अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करता है। एंड वी हैव द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, नाम से ही पता चल रहा है। इसके तहत अगर कोई एट्रोसिटीज किया जाता है शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों के साथ, तो उसको रोका जाएगा। एंड उसको रोकने के लिए वी हैव दिस एक्ट।
एंड प्रोविजंस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसको हम कहते हैं पेशा एक्ट, ठीक है, जिसके तहत जो पंचायती प्रोविजंस है वो आपका शेड्यूल्ड एरियाज में भी एक्सटेंड किया गया था। एंड यही बातें हैं। एंड वे हैव द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006, जिसके तहत जो फॉरेस्ट राइट है ट्राइबल कम्युनिटीज़ की, ठीक है, फॉरेस्ट डिवेलपर्स की, ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डिवेलपर्स, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था बाय दिस एक्ट, ठीक है। बिकॉज आपको पता है ना, कम्युनिटी लैंड राइट्स एक इम्पॉर्टेंट फीचर होता है ट्राइबल्स का, ठीक है, या फिर कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हम कहते हैं, तो ये बात है। एंड कुछ कमिटीज़ का नाम मेंशन कर सकते हो आप, तो देख लो आप। साक्षा कमेटी 2013 में सेटअप की गई थी, भूरिया कमेटी, एंड वी हैव द लोकुर कमेटी 1965। तो आप बस कमेटी का नाम याद रख लेना है ना, कंक्लूजन में यूज कर सकते हो कि लोकुर कमेटी 1965 में सेटअप की गई थी, दीज आर रिकमेंडेड कि कहीं ना कहीं ट्राइबल के वेलफेयर के लिए काम करो, ठीक है, कुछ ऐसे ऐड करके आप कंक्लूजन बना सकते हो, क्योंकि जो भी प्रोविजंस इन्होंने रिकमेंड किए होंगे वो कहीं ना कहीं अच्छे ही होंगे ना, नाम मेंशन कर देते हो तो एक्स्ट्रा मार्क्स फेच कर लोगे, तो ये सब कुछ सिस्टम होता है, तो ध्यान रखना है। एंड अगर हम बात करें चेंजेज इन द ट्राइबल सोसाइटी, तो ट्राइबल सोसाइटी में बदलाव आ रही हैं, बिकॉज फॉरेस्ट रिसोर्सेज जो है डिक्लाइन हो रही है, जैसे जैसे अर्बनाइजेशन सब बढ़ रहा है, जैसे जैसे यूँ कह सकते हो कि नेसेसिटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ती जा रही है, जो एरिया का एक्सपेंशन हो रहा है, अल्टीमेटली फॉरेस्ट रिसोर्सेज डिक्लाइन हो रही है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं ये ट्राइबल जोन्स को अफोर्ड करेगा ही करेगा, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो ट्राइबल पीपल है उसको कंपेयर किया जाता है कि आप लैंड दो टू द एग्रीकल्चरलिस्ट, टू द इंडस्ट्रीज फॉर द बिग प्रोजेक्ट्स, है ना, लाइक हाइड्रो इलेक्ट्रिक रिजर्वेयर्स। इसके कारण क्या होता है, डिसलोकेशन होता है इनका फ्रॉम द ट्रेडिशनल रीजन्स, ठीक है। एंड बिग इंडस्ट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश होते हैं, तो उनके लिए दिक्कत की बात है, बिकॉज जब भी बिग इंडस्ट्रीज सेटअप होंगे उनके एरियाज़ में तो डिस्प्लेसमेंट होगा उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएंगी, तो ये एक बैन है, यानी कि यूँ कह सकते हो कि अच्छी नहीं है। एक बून कैसे हो सकता है, बिकॉज इनको एम्प्लॉयमेंट, वेजेज सब मिल सकती है, तो बिग इंडस्ट्रीज कैन बी बून एज वेल एज बैन, तो ये ध्यान रखना है कि बैन कैसे है, बून कैसे है, तो ये बातें हो गई। साथ ही साथ जो मार्केट इकोनॉमी की इम्पैक्ट है ना, यानी कि जो मार्केट इकोनॉमी है उसके कारण जो ट्राइबल प्रोड्यूस कर रहे हैं वैराइटीज़ ऑफ प्रोडक्ट्स, वो मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं ज़्यादा रेदर देन द मीटिंग देयर ओन डिमांड्स या ओन नीड्स, तो ये भी एक इम्पैक्ट हो रहा है मार्केट इकोनॉमी का, ठीक है। तो प्रोडक्शन पैटर्न में शिफ्ट हो रहा है, बिकॉज दे आर प्रोड्यूसिंग नॉट फॉर देयर ओन कंजम्पशन बट फॉर द मार्केट्स, तो ये बातें हो गई। नेक्स्ट वी मूव टू द कास्ट। तो कास्ट का जो लेक्चर सीरीज है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है, आप हमें बता सकते हो कि कैसी आपको लेक्चर सीरीज लग रही है। बेस्ड ऑन दैट हम आगे जो लेक्चर सीरीज है वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बट इट विल बी ऑन वीकली बेसिस, सो हैव पेशेंस। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।